दोस्तों नमस्कार। पॉइंट ऑफ व्यू यूट्यूब के इस चैनल में मैं सुशील श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं। पॉइंट ऑफ व्यू चैनल में मैं अपने विचार, तमाम मुद्दों पर अपने विचार आपसे साझा करूंगा। आज जो विचार मैं आपसे साझा करने का प्रयास कर रहा हूं वो ये कि अभी कल सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे देश के एक महान नेता का जन्म दिवस था। मैं उनकी कुछ पुस्तकें पढ़ रहा था और पुस्तकें पढ़ने के बाद मुझे एहसास हुआ कि जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम लोग एक लौह पुरुष मानते हैं और उन्होंने देश के लिए हमारी 500 से ज़्यादा रियासतों को मिलाकर एक देश बनाने के लिए जो प्रयास किए और जिस शक्ति के साथ, जिस तत्परता के साथ, जिस चतुराई और बुद्धि के साथ उन्होंने देश को एक किया, वो काबिल गौर है और इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में उसे लिखा गया है। हम एक बात यहाँ पर गौर करने की बताना चाहेंगे कि जैसा कि आपको मालूम भी है कि जब देश आज़ाद हो गया और रियासतों के बंटवारे के बाद सभी राज्यों से एक मांगा गया कि जो है कौन इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा, तो देश के सभी 15 राज्यों ने, जो उस समय राज्य सरकारें थीं, उन सब ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को अपना प्रधानमंत्री चुनने के लिए अपनी स्वीकृति करी। लेकिन जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस बात का विरोध किया और महात्मा गांधी को बीच में डालकर स्वयं जो है वो प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। तो पूरे देश की सभी रियासतों, सभी राज्यों के प्रतिनिधियों के द्वारा श्रीमान वल्लभ भाई पटेल जी को देश का प्रथम प्रधानमंत्री चुनने की जिस आशा के साथ वोट दिया गया था, उसे महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की महत्वाकांक्षाओं के चलते नहीं बन पाया। और हम कहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष मानते हैं। निश्चित रूप से वो हमारे देश के एक लौह पुरुष थे, क्योंकि 500 से ज़्यादा छोटी बड़ी रियासतों को मिला करके, उसका विलय करके एक देश को भारत के रूप में खड़ा करना कोई आसान काम नहीं था। और जहाँ पर उन्होंने छोड़ा, जैसे कि जम्मू कश्मीर के मामले में जहाँ पर जवाहरलाल नेहरू की चली, उसका नतीजा हम 70-75 साल के बाद आज भी भुगत रहे हैं। ये कहना बिल्कुल सही होगा कि बाकी सब रियासतों के साथ जिस प्रकार जूनागढ़ की रियासत और हैदराबाद की रियासत ने जो विलय को ठीक प्रकार से मंजूर नहीं किया था, समय से मंजूर नहीं किया था, उस समय जो दृढ़ता, जो आत्मविश्वास और जो बल हमारे स्वर्गीय वल्लभ भाई पटेल जी ने दिखाया था और जिसके कारण हमारी सारी रियासतें एक हो सकें और इस भारतवर्ष को हम अखंड बना सकें, उस समय उस दौर में ही उनको जो है इस बात के लिए लौह पुरुष माना जाता था और उनकी प्रशंसा की जाती थी। लेकिन सारी बातों के साथ मुझे जो एक बात खटकती है, उसमें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर आप समाज के लिए, देश के लिए कुछ अच्छा करने की बहुत नियत रखते हैं और आपकी नियत थी, उसी नियत के बलबूते पर आपने इस इतने बड़े कार्य को आप अंजाम दे पाए, फिर आप क्यों इस मुद्दे पर महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के झांसे में, मैं झांसा कहूँगा, फंस गए और अपनी ताकत को छोड़ दिया, अपनी उस लौहता को छोड़ दिया। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब स्वयं के लिए सोचता है तो वो व्यक्ति होता है, लेकिन जब वो देश के लिए सोचता है तो नेता बन जाता है।
आप तो एक महान नेता थे। आपने 500 से अधिक छोटे मोटे राजा महाराजाओं को का विलय इस देश के साथ किया था। और जूनागढ़ और जिस तरह से हैदराबाद की रियासत ने जो 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 ड्रामेबाजी की थी, उसका जिस बहादुरी से और जिस लौहता से आपने उसका मुकाबला करके इनको भारत ने विलय किया था, वो काबिल गौर था। लेकिन यहाँ पर बात तो समझ में आती है कि जब देश का मामला हो तो नज़रिया दूसरा होता है, और जब व्यक्तिगत मामला हो और सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसा ईमानदार और स्वच्छ छवि का नेता हो, तो निश्चित रूप से वह एक अपने स्वार्थ के लिए कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि नहीं, उन्हें करना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर भी उन्हीं उसी प्रकार की लौह क्षमता दिखाने की आवश्यकता थी, क्योंकि यहाँ भी देश का सवाल था। आप जानते थे, आप उनके साथ रहे थे, आप महात्मा गांधी के विचारों से परिचित थे, आप महात्मा गांधी के तमाम ऐसे कार्यों से परिचित थे जो देश हित में या समाज हित में या इस धर्म के, इस देश की आत्मा के हित में नहीं थे। आप अच्छी तरह जानते थे कि जवाहरलाल नेहरू किस प्रकार के व्यक्ति थे, उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं कितनी गहरी थीं, ब्रिटिश शासन के साथ उनके ताल्लुकात कैसे थे। इन सबको देखते हुए देश हित में आप जो एक देश ने एक सामूहिक निर्णय किया था, उस निर्णय को सिर्फ एक दो व्यक्तियों की महत्वाकांक्षाओं पर सच्चे बन करके न्यौछावर करना मुनासिब नहीं था। उस समय भी आपको वही लौह क्षमता प्रदर्शित करनी चाहिए थी जो आप अन्य मौकों पर किया करते थे। जैसे मैं आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर मैं कहूँ तो हमारे देश के प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी करते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने अपने देश के आगे और ना अपना परिवार रखा, ना अपने समकक्ष नेताओं को रखा, ना उन्होंने उन नेताओं को रखा जिन्होंने उन्हें आगे बढ़ाया, जिनसे उन्होंने मार्गदर्शन लिया, जिनसे उन्होंने सीखा, जिनकी उंगली पकड़ के आगे बढ़े। लेकिन जब मामला देश का आया, जब मामला देश की राजनीति से ऐसे मोड़ पर आया जहां पर ऐसे निर्णय लेने की आवश्यकता थी कि जहां पर उन्हें भी छोड़ दिया जाए, उन्होंने उसमें बिल्कुल संकोच या हिचक नहीं प्रदर्शित करी। उन्होंने चाहे लाल कृष्ण आडवाणी को सही रास्ता दिखाना रहा हो, लाल कृष्ण आडवाणी उनके गुरु थे, गुरु हैं, और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, तो या लाल कृष्ण आडवाणी रहे हों या और अन्य नेता, जबकि वो बहुत ही छोटे स्तर के नेता थे, इन सब लोगों की उंगली पहुंच के पकड़कर उनको इनसे राजनीति सीखी। लेकिन जब मौका इस बात का आया, उन्हें इस बात पर ये लगा कि नहीं, अब हमारे लिए देश सर्वोपरि है, और कहीं ना कहीं ये उस मध्यवर्गीय मार्ग को चुनने वाले नेता हैं जहां से इस देश का भला नहीं होने वाला है। पिछले 75 वर्षों में इस देश का कोई भला नहीं हुआ है। तो इसलिए उन्होंने उन नेताओं को भी दरकिनार करने में, स्वेच्छा से दरकिनार न करते हुए एक सम्मानपूर्वक परंतु किनारा करने की रास्ते की ओर ले गए। और आज भी सभी मौकों पर वो अपने चाहे मुरली मनोहर जोशी जी हों, चाहे सुषमा स्वराज जी रही हों, चाहे लाल कृष्ण आडवाणी रहे हों, सबको उन्होंने सम्मान दिया। लेकिन देश हित में उन्होंने उनको आगे बढ़ करके और ऐसे किसी मौके पर नहीं, ऐसे किसी गद्दी पर नहीं बैठाने की कोशिश की जहां से वो मध्य मार्ग लेने की कोशिश करते और प्रधानमंत्री पर इस बात का दबाव पड़ता कि उनके कहे के हिसाब से कार्य किया जाए। इसी प्रकार की मैं इसको लौह क्षमता मानता हूँ। हम सरदार जी के प्रति अगाध प्रेम से भरे हुए हैं, श्रद्धा से नमन है उनको, लेकिन उनकी ये बात मेरे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बचती नहीं, जमती नहीं है कि जहाँ देश की मामला आया, व्यक्तिगत स्वार्थ क्या होता है। और आप जैसे नेता इस बारे में सोच भी कैसे सकते थे कि व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कोई सोचेगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। व्यक्तिगत स्वार्थ कुछ नहीं था उनका। वो अगर ये आपको भी सोचना था, ये सरदार साहब को सोचना था कि हम व्यक्तिगत के लिए नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप उन व्यक्तियों को जानते हैं कि जिनके हाथ में बागडोर दी जाने वाली है वो किस प्रकार के लोग हैं और उनके हाथों में देश का भविष्य सुरक्षित है या नहीं है, आप अच्छी तरह जानते थे। ठीक है,
आप 1950 में आपकी मृत्यु हो जाती है। आप देहावसान के बाद आपको नहीं पता था कि आप इतनी जल्दी चले जाएंगे। आप नेहरू जी से 14 साल बड़े थे, वृद्ध थे, लेकिन इन सब के बावजूद जो 2 साल में आप नींव छोड़ के जाते, शायद वो आगे के बिल्डिंग और महल को बनाने के लिए बहुत काम आती। जहाँ पर एक जगह पर आपसे चूक हुई, ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं इसमें सरदार साहब की गलती इसलिए नहीं मानूंगा क्योंकि वो एक बहुत सहृदय, सरल और कोमल व्यक्तित्व थे। जहाँ तक व्यक्तिगत रूप से बात है, अंदरूनी रूप से वो बहुत स्ट्रांग थे, और स्ट्रांग न होते तो इस देश का भविष्य कुछ और होता। मैं जो कंपैरिजन मैंने माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ किया है, वो कंपैरिजन इसलिए करना ज़रूरी था क्योंकि आज के परिप्रेक्ष्य में जो मुझे दिखाई पड़ रहा है कि वो इस तरह के निर्णयों लेने से बिल्कुल नहीं हिचकते हैं, चाहे वहाँ पर उनका अपना सगा हो, कोई उनको साथ लेकर चलने वाला हो, या किसी भी प्रकार का कोई व्यक्ति हो जिससे कि राष्ट्र की एकता अखंडता में बाधा आ सकती है या रुकावट पड़ सकती है देश के विकास में, उसे पीछे करने में वो बिल्कुल पीछे नहीं रहेंगे। धन्यवाद, आभार।